डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोगों को एक बड़े टॉपिक पर बात करनी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते एक यह आइडिया लगाया जा रहा है, एक अनुमान है कि शायद आने वाले सालों में वैकेंसीज़ में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि वैकेंसीज सरकार बढ़ाना चाहती है, उसके कुछ रीजंस थे। रीज़न ये थे क्योंकि भारत में आईएएस की कमी है ना, आईपीएस के अधिकारियों की कमी है। केंद्र सरकार को अगर डेपुटेशन के तौर पर अधिकारियों को बुलाना पड़ रहा है और उस टाइम पे राज्य सरकारें मना कर रही हैं, क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों के पास भी खुद आईएएस अधिकारियों की कमी है ना। हम लोगों ने बात की थी कि अच्छे खासे जिलों में जो है डीएम की जगह एसडीएम काम कर रहा है ना, और एक ही डीएम के पास कई सारे चार्ज दिए गए हैं। इवन हम लोगों ने बात की थी कि भाई कई जगहों पर आईपीएस की जगह या एसपी की जगह डीएसपी जो है चीज़ों को संभाल रहा है या कानून व्यवस्था को देख रहा है। इस तरह की कंडीशन में हम लोग ये आइडिया, क्योंकि लगातार इवन पासवान कमेटी ने भी ये कहा था कि सरकार जो है थोड़ा सा अधिकारियों की संख्या को बढ़ाए, तो सरकार ने 180 से ज़्यादा आईएएस अधिकारी अब सोचा था। इस बार संसदीय समिति ने भी इस बारे में जिक्र किया है, तो 205 से 210 जो हैं आईएएस बढ़ाने की बात सोची। हालांकि वो इस साल इंप्लीमेंट होता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके चलते यह निकल के आ रहा है कि भर्तियां जो है वो अब थोड़ी सी कम भी हो सकती है उसकी संख्या? उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, 2019 में केंद्र सरकार ने एक चीज़ कही कि जो रेलवे की जो सर्विसेज है ना, आपको पता है इसमें क्या था, 5 सर्विसेज ऐसी हैं रेलवे की जो तकनीकी सर्विसेज है ना, तकनीकी सर्विसेज हैं, और जो 3 सर्विसेज रेलवे में हैं वो गैर तकनीकी सर्विसेज, नॉन टेक्निकल फील्ड से जो हैं वो सर्विसेज हैं। तो अगर आप देखोगे इनका मर्जर कर दिया था केंद्र सरकार ने क्या किया था, ये जो 5 तकनीकी सर्विसेज थी और ये 3 गैर तकनीकी सर्विसेज थी, इनका मर्जर करके विलय करके एक सर्विस बना दी गई थी जिसको दिया गया था नाम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पहले 5 तकनीकी सर्विसेज की रेलवे को लेकर है ना, और केंद्र सरकार ने, और 2-3 तक ऐसी सर्विसेज थी जो गैर तकनीकी सर्विसेज थी, नॉन टेक्निकल फील्ड से जो सर्विसेज थी है ना। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, पहले क्या होता था, इन 5 तकनीकी सर्विसेज को लेकर जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता था ना, उससे भर्तियां की जाती थी। क्योंकि ये सर्विसेज हैं कौन सी, तकनीकी फील्ड की हैं, तो तकनीकी स्तर पर तो ऐसा बंदा होना चाहिए ना जिसने तकनीक में कुछ किया हो, है ना। टेक्निकल फील्ड में जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाली फील्ड से उसका बैकग्राउंड में या ग्रेजुएशन उस तरह का हुआ हो। लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहा, और ये जो 3 नॉन टेक्निकल फील्ड की जो सर्विसेज थी रेलवे की, इसकी भर्ती सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से की जाती थी, है ना। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो 5 तकनीकी सर्विसेज थी इनकी भर्ती की जाती थी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से, और जो ये 3 नॉन टेक्निकल सर्विसेज थी, कौन कौन सी सर्विसेज थी ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि अभी किसके चलते वैकेंसीज का इशू हो सकता है। तो ये जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज थी 3 वाली, ये वाली, इन सर्विसेज को लेकर इशू ये था कि ये केंद्र सरकार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से पहले भर्ती करती थी। अब केंद्र ने 2019 में ये किया था कि इन सबको मर्ज करके एक सर्विस बना दी गई, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और उस समय यह कहा गया कि ये एक रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ा सुधार है जिसकी काफी लंबे समय से डिमांड थी, और ये जो एक सर्विस होगी इसकी भर्ती होगी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ही माध्यम से, ठीक है। तो सबको मर्ज करके एक एग्जाम में से ही एक सर्विस कर दिया गया था, और वो सर्विस में सिलेक्शन कहां से होना था, जो सिविल सर्विसेज को लेकर यूपीएससी का एग्जाम होता है, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसी के माध्यम से ही इसमें से भी भर्ती कर दी जाएगी, है ना। तो 2019 से तो चीजें चल रही थी, और फिर उसके बाद हुआ क्या है, अब हुआ ये कि ये जो तकनीकी सर्विसेज थी, आप खुद सोच के देखो, जो तकनीकी सर्विसेज के लिए भी अगर आप एक कॉमन, अगर भारत में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, है ना, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने बीए कर रखी है और वो एग्जाम दे रहा है ना यूपीएससी में, और उसको आप रेलवे इंजीनियरिंग या तकनीकी सर्विसेज का काम सौंप रहे हो, तो कैसे कर पाएगा वो? उसका सवाल तो यहाँ पे खड़ा हो गया। तो रेलवे ने बोला कि आप जो लोग भर्ती करके भेज रहे हो ना, उसके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और उसको हमें बिल्कुल बेसिक से चीजें समझानी पड़ रही हैं। ये तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो सरकार को रियलाइज हुआ कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई सरकार से। तो अब सरकार ने फिर से उन सेवाओं को अलग कर दिया है, फिर से 5 तकनीकी सर्विसेज कर दी हैं
है ना, फिर से 5 तकनीकी सर्विसेज कर दी हैं और 3 सर्विसेज जो गैर तकनीकी थी उनको अलग कर दिया है। और सरकार ने फिर से कहा है कि हम पुराने पैटर्न के तरीके से ही चलेंगे। जो 5 तकनीक वाली सर्विसेज हैं उसका एग्जाम जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से करवाया जाएगा और इन सर्विसेज को लेकर जो पहले प्रोसेस फॉलो होता था सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम, उसके माध्यम से ही इसमें नियुक्ति की जाएगी। अब सोचो ये सर्विसेज जो हैं 5, अगर ये फिर से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में चली जाएंगी, इसका मतलब यहाँ तो जो है सीटों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो सीटों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या में कमी हो सकती है। तो एक जो बड़ी उम्मीद हम लोग पाल के बैठे थे कि हाँ, हालांकि आईएएस आईपीएस संख्या बढ़ा सकती है सरकार, हो सकता है उस मामले में सरकार थोड़ा इंक्रीमेंट करे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिलेगा। तो आने वाले कुछ सालों में यह, अब आने वाले क्या मतलब, अब तो फिक्स ही है कि सरकार इस तरीके से ही एग्जाम लेगी, तकनीक वाला और गैर तकनीक वाला, और वो जरूरी भी है क्योंकि रेलवे की रिक्वायरमेंट को लेकर उस तरह की चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा सा 2025 से ही, जो 2025 में नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें सीटों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। उसका एक कारण ये मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया, और इवन अभी आपको पता है कि इलेक्शन को लेकर, चुनावों को लेकर भी कोई ऐसी सरकार पे वो नहीं है कि हाँ सीटें बढ़ाई जाएं, कुछ ऐसा किया जाए। दूसरी चीज जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि देखो, मैं आपको एक चीज कहता हूं, देखो ये जो सीट वाला इशू है ना, सीट वाला, केंद्र सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि केंद्र का पक्ष ये है कि हम सीधी भर्ती के माध्यम से ज्यादा सीटें अलॉट नहीं करना चाहते, हम लेटरल एंट्री करना चाहते हैं। बट आपको पता है कि लेटरल एंट्री के अपने नुकसान है ना। आप लोग जानते हो कि लेटरल एंट्री का इशू ये है, देखने को मिलता है कई बार लेटरल एंट्री को लेकर, कि कहीं ना कहीं पे उसके अंदर लेटरल एंट्री में आपको पता है कि जो सिविल सर्विसेज वाली भर्तियां भी कम हो जाती हैं और वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोग होते हैं, और उसको लेकर थोड़ा जनता भी सही नहीं होती, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है फील्ड का, उनके अपने इश्यूज, और आने के बाद वो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो डीएम अधिकारी या वो, उनको अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी ना बनाकर प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोगों को बना देंगे तो थोड़ा सा तो इशू क्रिएट होगा ही ना। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सीधी भर्ती से आपको संख्या बढ़ानी चाहिए, और जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, और मैंने आपको बताया था कि केंद्र का पक्ष ये है कि लबासना में 180 अधिकारियों की ही ट्रेनिंग की चीजें अवेलेबल है ना, उतनी ही क्षमता है लबासना की, तो वो तो क्षमता सरकार बढ़ा सकती है ना, उसमें बड़ा इशू क्या है, उसको तो इंक्रीज भी किया जा सकता है थोड़ा सा, उसमें सरकार को बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना है, थोड़ा सा फंड आवंटित करना होगा तो क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इस चीज को लेकर। दूसरी चीज जो मैं आपको एज ए, मतलब आप लोग एस्पिरेंट के तौर पर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ना मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये सीटों वाला जो गेम है ना, ये चलता कभी कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, आपको ना इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, ठीक है, इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि देखो, आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है, मान लो चलो अभी 1000 के आसपास सीटें आ रही हैं, 1056 के आसपास सीटें आई थी, है ना, फिर मान लो चलो इसी के आसपास रहती है, 900 कर देगी सरकार या 800 कर देती है, कुछ भी ऐसा है, तो आपके हिसाब से तो काफी सारी सीटें हैं ना, ठीक है। आपको अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आपको तैयारी पे ध्यान देने की जरूरत है। आप अभी सीटों को लेकर ज्यादा मत सोचो। हाँ, सीटों के बढ़ने का एक फायदा ये जरूर होता है कि प्रीलिम्स ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं फिर, है ना। जैसे मान लो अगर सीटें कम होंगी तो 7-8 हजार लोग ही मेंस लिखेंगे, बट सीटें ज्यादा होंगी तो कई बार 13-13 हजार, 14-14 हजार तक भी प्रीलिम्स में लोग क्वालिफाई किए हैं। तो जो लोग सीसेट में एक आध नंबर से छूट रहे होते हैं, सीसेट का तो छोड़ो, जीएस में 1-2 नंबर से फर्क पड़ रहा होता है, वो भी इन हो जाते हैं उसमें, है ना। तो सीटें अगर बढ़ती हैं तो थोड़ा सा फायदा प्रीलिम्स के स्तर पर भी देखने को मिलता है और ज्यादा लोगों की भर्तियां होती हैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, पर मैं आपको ये जरूर अंत में कहना चाहूंगा, तैयारी पे फोकस करें, अपना जी जान लगाकर तैयारी करें। सीटें वगैरह जो हैं इनके बारे में ज्यादा ध्यान ना देकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से सही डायरेक्शन में आगे लेकर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।